नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड में आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जब भी उनका नाम लिया जाएगा हल्द्वानी विधानसभा सीट के लिए तो बड़े ही अदब के साथ लिया जाएगा। उन्हें याद किया जाएगा विकास के लिए। आज उनके बेटे सुमित हृदयेश हमारे साथ हैं, जिन्हें उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सुमित, मैं और प्रतिपक्ष संवाद की टीम माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कई बार हमने आपसे फ़ोन पर बात की, उनसे हम इंटरव्यू करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। आपने उन्हें हमें बताया कि वो अस्वस्थ हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उसके लिए हमें तहे दिल से खेद भी है। आप उत्तराधिकारी हैं अब उनके राजनीति के। आपके परिवार भर में ही उनके जाने से खालीपन नहीं आया है, बल्कि एक राजनीति में भी शून्य आया है। कैसे भर पाएंगे इस शून्य को? नहीं, देखिए, उनका जाना एक स्पष्टवादी विकासवादी जो एक युग था उसका एक अंत हुआ है, क्योंकि जितनी स्पष्टवादी तरीके से वो अपनी बात रखती थी, जितनी साफ तरीके से सच्चाई से वो अपनी बातें आगे रखती थी, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर ज़बान दे दी वो ज़बान को पूरा रखती थी, और विकास की जो सोच थी, विकास का परिचय अगर मैं कहूँ तो एनडी तिवारी जी के बाद अगर क्षेत्र में और प्रदेश में किसी ने दिया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया। तो एक युग का अंत हुआ है और बहुत बड़ा दायित्व ये अकेले सुमित हृदयेश पे नहीं है, ये पूरी उनके जो लाखों लाखों चाहने वाले हैं, जो उनकी सोच से प्रभावित थे, जिन्होंने अपने दिल में उनके लिए बहुत जगह बनाई हुई थी उनके कार्यों के, तो उन सबको मिलके हमें ऐसा नेतृत्व आगे देना है कि हम उनके जो कार्य, उनकी जो सोच है, उसको एक नए तरीके से शुरुआत उसकी करें, नए तरीके से उन कार्यों को करें। सुमित, आपने दावा भी किया है कि जो हाईकमान है उनका कहना है कि आप विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी कर लें, लेकिन दूसरी तरफ दीपक बलूटिया हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, ललित जोशी हैं, वो भी इसी तरीके की तैयारियों में जुट गए हैं। तो क्या वजह रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान आपको ही टिकट दे? नहीं, देखिए, ये तो हाईकमान निर्णय लेगा। मेरे से तो हाईकमान ने जो बात बोली, उन्होंने यही बोली कि भाई जो इंदिरा जी के साथ जुड़े हुए लोग थे उन्हें हमें कहीं भी तितर बितर नहीं होने देना। उनकी टीम, अगर मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में एक बड़ी मजबूत टीम उनके द्वारा एक खड़ी करी गई थी, और कई सारे ऐसे लोग थे, ऐसी चिंताएं मैंने व्यक्त करी थी एआईसीसी में जाके केसी वेणुगोपाल जी के समक्ष कि ये समस्या आ सकती है। तो उन्होंने मेरा दायित्व ये रखा है सर्वप्रथम कि जो इंदिरा जी की जो टीम है, जो लोग उन पे बिल्कुल भरोसा करते थे, आज वो अपने आप से, अपने समक्ष से संरक्षक की कमी, अभिभाविका की कमी का एहसास कर रहे हैं। तो ये कमी की पूर्ति कैसी करी जाए, उनका विश्वास बना रहे और वो लोग पूरी सशक्त तरीके से कांग्रेस को लड़ाएं। हमारी चिंता तो देखिए पूरे राज्य तक, पूरे राज्य में कांग्रेस की कैसे सरकार बने। जहाँ तक हल्द्वानी सीट की बात है, पिछले 3 चुनाव की अगर मैं बात करूं, 2 विधानसभा के और 1 मेयर का चुनाव, तो कांग्रेस ने अगर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन यहाँ करा है, उसके नंबर 1 कारण डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी नहीं है, लेकिन उसका नंबर 2 अगर कारण ढूंढा जाएगा तो जो संयोजन रहा है, जो संयोजक के तौर पे मुझे चुनाव में कार्य करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, उसमें और जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे दिन रात, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए, और आज भी वो टीम सारी जुड़ी हुई है इसी घर से और मुझसे, तो एक हम काफ़ी एक मजबूत नेतृत्व ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति जो विधायक हो, मंत्री हो, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कि वही उसका नेतृत्व है। यहाँ पे हमारे पास जो नेतृत्व तैयार है, जो लोगों का प्यार हमारे साथ है, जो आशीर्वाद लोगों का हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये बहुत मजबूती हमें प्रदान करते हैं, और ये चीज़ें देखिए हाईकमान से भी नहीं छुपी, वो वास्तविकता जानते हैं। बाकी आपने जिन भाइयों का नाम लिया वो भी कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, वो कोई अन्य विषय पे कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर निकल रहे हैं तो कांग्रेस का झंडा पकड़ के निकल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो ये लड़ाई है उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर के, वो एक भरोसे की लड़ाई है, जनता के भरोसे को बनाए रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जनता का जितना भरोसा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी पे और इस जिस निवास स्थल पे आप आए, ये हमारे घर से ज़्यादा जनता के लिए कार्यालय था। आप जहाँ यहाँ बैठी हैं, यहाँ पे हमेशा लोग आपको मिलते, आवेदक मिलते, जो माता जी के पास आते थे, मेरे पास आते थे, और जिनके छोटे बड़े कार्य होते थे। और ये परंपरा पिछले 5-6 दशक से चली आ रही है। तो एक परंपरागत तौर से ये जो निवास स्थल है, कार्यालय कह लीजिए, यहाँ पे जनता की आस्था और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो इसलिए अवश्य मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा कार्य है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं करा। उनके घर कोई आया, हमारे घर कोई आया, वो निराशा का शिकार कभी नहीं हुआ, उसे एक हमेशा आशा मिली और उसका कार्य हुआ।
तो वही उसी कर्मठता से, उसी शालीनता से, उसी कौशल के साथ कैसे कार्य होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं। विकास की अगर बात करें तो हल्द्वानी क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी विकास किया, लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। आईएसबीटी का प्रोजेक्ट है, स्टेडियम का प्रोजेक्ट है। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर चुनकर आती है तो क्या इन प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल कांग्रेस की सोच विकास से जुड़ी हुई है ये, और जो शासन की बात करी जाती है, सुशासन की बात करी जाती है, इससे जुड़ी हुई है। और कांग्रेस ने जो विकास करा है इस प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, पहली बारी जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तब की सरकार, और दूसरी बारी जब हमारी सरकार आई, फिर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। दोनों सरकारों में माता जी भी प्रमुख मंत्री के तौर पर उनको कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विकास करा, और विशेषतम क्योंकि हल्द्वानी वाले किस्मत वाले थे, उन पे डॉक्टर इंदिरा हृदय जी जैसी विधायक थी, मंत्री थी, जिनकी सोच इतनी थी। तो अपने क्षेत्र को, जैसे एक महिला अपने घर को संवार के रखती है, साफ सुथरा रखती है, खूबसूरत बनाने का प्रयास करती है, तो उस महिला ने मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र को अपना घर समझा था और कोने कोने को चमकाने का प्रयास करा। आपके होर्डिंग्स काफ़ी देखे हमने, शहर भर में लगे हुए थे। जब आपने उसमें लिखा है कोरोना की दूसरी पीक के दौरान की, फ़ोन नंबर आपने उसमें दर्ज करवाया अपना, हमें फ़ोन कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। लोगों का रवैया क्या रहा? नहीं, देखिए उस समय ऐसा कठिनाई का समय था और ये हमारा दायित्व था। हालांकि इस शहर में तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी फीसदी आबादी के पास मेरा नंबर पहले से ही मौजूद था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास, जो कभी किसी राजनीतिक दल से या ना मतलब रखते हैं, ना कभी उनके ऐसे कार्य पड़ते हैं, लेकिन कोरोना की चपेट में आए। तो शहर भर में, आपने सही बात बोली, हमने अपने नंबर्स एडवर्टाइज करे, एक हेल्पलाइन बनाई 2-3 लोगों के नंबर्स के साथ जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज मिनिमम 500 और मैक्सिमम एक दिन तो 1100-1200 फ़ोन कॉल भी मेरे नंबर पे आए। और इतना लोग परेशान थे, पीड़ित थे। उस समय हम लोग से जो बन पाया, चाहे उनको बेड्स दिलाने की बात थी, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, अन्य प्रकार की सहायताएं थी, किसी को राशन, भोजन, जो भी हमसे हो पाया हम लोगों ने करा। इस सेवा को लोगों ने काफ़ी पसंद भी करा और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, ये भी देखिए हमारा कर्तव्य है, बल्कि अन्य लोगों को भी ऐसे ही आगे आना चाहिए था। और क्योंकि जितना ज़्यादा लोग सहयोग करते, ऐसे जो राजनीतिक सामाजिक संगठनों से लोग जुड़े हैं, उन्हें भी होर्डिंग शहर में बहुत सारी लगी हैं, बधाई देते हुए त्योहारों की। और अच्छी बात भी है, देखिए त्यौहार हैं, सबके हैं, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने लगाई। लेकिन जब कोरोना का काल था, इस शहर का आप सर्वे करिए कि किसने होर्डिंग लगाई थी, जब समस्या और दुविधा इतनी भारी थी, किसने वहाँ पे होर्डिंग लगाई थी और किसने कार्य करा, ये शहर वालों से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। क्योंकि उस वक्त पे आपके लिए भी वक्त काफ़ी मुश्किल था। उसी टाइम पे डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का देहांत हुआ और उसी टाइम पे आपको मदद भी करनी पड़ी। नहीं, इंदिरा जी का देहांत तो देखिए अभी 2 महीने पहले हुआ, उसके बाद कोविड के पीक के बाद आपने मदद की, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन डॉक्टर इंदिरा हृदय को भी कोरोना हुआ, उनको बेड नहीं मिला उत्तराखंड में, जबकि वो विधायक थी खुद ही। तो आम लोगों की क्या बिसात कि उन्हें बेड मिल पाता? तो उस टाइम पे कितनी चुनौती रही आपके लिए उन्हें बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना, दवाइयाँ दिलाना? नहीं, देखिए वो पहली लहर में मेरा, बल्कि जिस दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई उसी दिन उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और क्योंकि उनके उम्र की वजह से तुरंत उनका चेस्ट का एक्सरे कराया था हमने, तो जिसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, देहरादून हमने सोचा, क्योंकि अपना राज्य है, पहले यहाँ पे उपचार कराना चाहिए। पहले सुशीला गई, तो सुशीला तिवारी में देखिए डॉक्टरों ने तो बहुत मेहनत करी है। डॉक्टरों के जज्बों को, नर्सों के जज्बों को, मेडिकल स्टाफ के जज्बे को हमारा सलाम है। लेकिन जो साफ़ सफाई थी वो ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तो अब अगर उनके उस उम्र के लिहाज से, क्योंकि और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो इसलिए हमने सोचा मैक्स ले जाते हैं। मैक्स में दिक्कत यही फिर से आई कि वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो पहले आईसीयू में रखेंगे। अब वहाँ पे 10-11 लोग एक आईसीयू में थे और वो सामुदायिक जो सुविधाएं होती है उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा उन्होंने परहेज़ करा। तो खैर वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ बेड मिलने में मैं धन्यवाद देता हूँ, बलूनी जी ने बहुत मदद करी और राज्य सरकार ने उस समय हेलीकॉप्टर भी दिया, उनका भी धन्यवाद देता। जहाँ पे बनता है ज़रूर धन्यवाद दूंगा। लेकिन ये परंपरा पहले से रही है, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। जैसे जो एक ऐसा महत्वपूर्ण एसेट है स्टेट के लिए, जिसने इतना कार्य करा है, तो वो कठिनाई का सामना करता है, तो सब एक होके आगे आते हैं। तो उस समय अच्छा परिचय दिया लोगों ने। थोड़ी सी कठिनाई आई थी, परेशानी हुई थी, लेकिन मेदांता में उनको मिल गया था बेड और फिर आराम से उनका इलाज हुआ। लेकिन वो फिर कोरोना के बाद ही सारी हर दूसरे महीने उन्हें कोई ना कोई समस्या हुई और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कारण रहा जो उनका असमय निधन हुआ।
वर्तमान राजनीति को लेकर के आपके क्या विचार हैं? देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि संसद में जिस तरीके से झगड़े हो रहे हैं, एग्जैक्टली कहना चाहिए कि किस तरीके से एक पूरा सेशन मानसून सत्र जो था उसको बर्बाद कर दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। विपक्ष पर भी ये आरोप लगे कि काम नहीं करने दिया गया, पेगासस पे ज़रूरी जो बहस है वो नहीं हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, बदल चुकी है राजनीति का स्वभाव, राजनीति की जो पूरी पिक्चर है वो बदल चुकी है। मैं अभी पुरानी स्पीचें देख रहा था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय कश्मीर के मुद्दे पे उन्हें भारत का प्रतिनिधि बनाकर जिनीवा भेजा था एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो आज की तारीख में क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और विपक्ष का जो नेता हो उसे किसी भी मुद्दे पे भारत का प्रतिनिधि बनाकर बाहर भेजा जाए? तो वो समय समय की बात है। उस समय विचारों में मतभेद था और मेरे ख्याल से विचारों के मतभेद को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसका डिस्कशन होता था और जो एक मैं कहूँगा तर्क वितर्क के तरीके से करा जाता था और अच्छी रोशनी में पेश करा जाता। आज की तारीख में दमन और आज की तारीख में आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा जो कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। इस समय राजनीति ऐसे मुकाम पे पहुंची है। और जहाँ तक आपने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा में जो हो रहा है, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा के सांसदों के साथ जो व्यवहार हुआ है और अपनी बात ना रखे दिया जाना, पेगासस जैसे बड़ा कांड है जो एक्नॉलेज हो चुका है कि है ऐसी चीज़। तो पेगासस पे अगर सरकार बिल्कुल साफ़ सुथरी है तो उसे विचार विमर्श करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सब हो रहा है ये मेरे ख्याल से डर की वजह से हो रहा है। तो इसलिए गलत है। इस समय अब राजनीति ने ऐसी करवट ली है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, अब कई सारी ऊर्जाओं को एक सम्मिलित करके एक नया संचार करना पड़ेगा। एक जो पुराने समय की जो राजनीति थी उसको वापस लाना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर के कांग्रेस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, कांग्रेस का तो मंथन शिविर हुआ 3 दिवसीय ऋषिकेश में। उसमें बहुत बढ़िया कई सारे नतीजे निकाले गए, बहुत अच्छी तरीके से विचार विमर्श हुआ है, रणनीतियाँ बनी हैं। विशेषतम कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बहुत विश्वास करती है, तो घोषणा पत्र के लिए कई सारे लोगों के सुझाव मिले हैं और मैं भी जैसे पब्लिसिटी कमेटी का अध्यक्ष हूँ। पब्लिसिटी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कई वो सारी चीज़ों का नियोजन कैसे होगा, इस पर पूरा एक ब्लूप्रिंट बना है। अब उसको अमल में लाने की देर है और मेरे को पूरा विश्वास है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस बारी नियोजित तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरेगी। और देखिए, जनता का दर्द इतना है। आपने महंगाई की बात करी थी, बेरोज़गारी हो गई और आर्थिक जो कमर टूट चुकी है लोगों की कोरोना के पश्चात। और कोरोना ने जो हाल करा वो तो सही है, लेकिन सरकार ने क्या मदद करी, इस पर बहुत बड़ा विचार करना है। तो ये सारे सवालों के साथ कांग्रेस बीच में जाएगी और कांग्रेस ये भी बताएगी कि पहले हम लोगों ने क्या कार्य करे, तो उसके हिसाब से सारी रणनीति। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, सरकार के पास अगर आप नहीं, कहाँ है 20 लाख करोड़ का पैकेज? आप मुझे बताइए, आप कितने लोग हैं? अब एक बात बताइए, जो ठेला रेड़ी चलाता है, मजदूरी करता है, उसको 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या मिला? जब राहुल गांधी जी बोलते रह गए कि इनके खातों में 10,000 डालो, 6,000 डालो, 7,000 डालो। पहले राहुल गांधी जी ने बोला था मार्च में पिछले साल की एक सुनामी आएगी कष्ट की हमारे देशवासियों के लिए, लेकिन उस समय सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, नमस्ते ट्रंप कराया। और उसके बाद पिछला कोविड उतना भयावह नहीं था, तो उसमें इतना सख्त लॉकडाउन लगा और मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचना पड़ा और कितना बुरा हाल हुआ, पैसों की कमी हुई। चलिए, पिछले कोविड में तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से मदद करी। जो दूसरा लॉकडाउन हुआ, दूसरे लॉकडाउन में तो जो मददगार थे उन्हीं की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि वो भी उतना ही सीमित तरीके से सीमित संसाधनों के साथ आगे हाथ बढ़ा सके। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे ख्याल से सरकार की विफलताओं को जो उजागर करता और ऊपर से महंगाई और बेरोज़गारी साथ साथ, तो अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से चौपट कर दिया है उस पर जनता बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है और चुनाव आने वाले हैं, जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमित हृदय, जिन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर भी कहा है कि बीजेपी ने महंगाई को इस कदर बढ़ने दिया है कि लोगों की कमर टूट चुकी है और इसको लेकर के विधानसभा चुनावों में पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।